नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 7वां अध्याय। स्वर्णलता के अलावा यदि आप रहस्यमय कहानियाँ सुनना चाहते हैं, रहस्य सस्पेंस के शौकीन हैं और रहस्यमय कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल उन्नति की वाणी पर जाके सुन सकते हैं और वहाँ पे व्लॉग भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी। इसके अलावा स्वर्णलता के सारे जो पार्ट्स हैं और आशापूर्णा देवी के बारे में जो मैंने ब्लॉग में सब लिख दिया है, उनका परिचय अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 7वां अध्याय। हम देखते हैं कि इससे पहले के भाग में स्वर्णलता को गुस्से में बग्घी में बैठा करके प्रबोध स्वर्णलता को उसके बाप के घर में छोड़ आता है, जहां पर नव कुमार उसे देखते ही आंत्रनाद कर उठते हैं। यह विचलित सा भाव जरा ही देर को रहा। दूसरे ही क्षण वह भाव बदल गया। विस्मय विस्फारित नेत्रों से देखा किराए की वह गाड़ी, जिसे छकरा गाड़ी कहते हैं, उस स्त्री को उतारकर घर घड़ाती हुई लौट गई। गरज की जो उसे पहुंचाने आया था वह नहीं उतरा, वह बेरंग वापस हो गया। मतलब कि उसे निर्वासन दे गया। क्या मतलब? परम आकांक्षित मूर्ति का यह कैसा अनाकांक्षित रूप में प्रवेश। उसने आकर पांव की धूल ली, सिर और नजर झुकाए उस कन्या को नवकुमार गले लगा ले। हाहाकार करके कह उठे, अरे ओ स्वर्ण, तू कब आई? जब तेरे बाप का सब गया ना। नहीं कह सके वैसा। उस सहज स्नेह उच्छ्वास के उस पर पत्थर रखकर स्वर्ण के उस पार का खेवैया जा चुका है। उस चले जाने के चेहरे से ही शायद स्वर्ण के दुर्भाग्य की छाया है। इसलिए नव कुमार निर्जीव से खड़े रहे और पूछा, कौन स्वर्ण? माजरा क्या है? यानी यहाँ रहना चाहती हूँ। प्रणाम करने वाली अब नव कुमार के आमने सामने खड़ी हो गई। स्थिर स्वर में बोली, मैं और कुछ नहीं चाहती बाबूजी, सिर्फ यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ रहना चाहती हूँ? यह कैसी गड़बड़ प्रार्थना! ब्याह के बाद के से इतने वर्षों तक जिसका दर्शन तक नहीं नसीब हुआ, जिसके पाने के लिए जाने कितने दिन कितनी रातें प्राणों में हाहाकार मचता रहा, और इधर तो जिससे मिलने की आशा ही बिल्कुल छोड़ दी थी। सच पूछिए तो सचमुच भुला ही बैठे थे। वही लड़की एकाएक आकर पैरों पर पड़कर कहती है, मुझे आश्रय दीजिए। कहती है मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। और कलाई में शाखा है, मांग में सिंदूर है, गहनों से दमकती मूर्ति। यह भी नहीं कि भाग्य फूटा है। विहल नवकुमार ने लड़खड़ाते गले में से कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ रे स्वर्ण। समझ नहीं सकोगे बाबूजी, स्वर्ण वैसे ही स्थिर स्वर में बोली। बाद में सब समझ लोगे, अभी ही सब मत समझना चाहो, फिर बताऊंगी, हाफते हुए स्वर्ण ने कहा। किंतु नवकुमार तो कह सकते थे, छोड़ो भी बिटिया, तुझे कुछ नहीं कहना है। तू आ गई है, मेरे लिए यही बहुत है। तेरा चांदमुख जाने कब से नहीं देखा, शायद मर ही जाता। भगवान ने शायद दया करके ही तुझे ला दिया। कह सकते थे ना, बेटी को स्थिर होने का समय भी दे सकते थे। पास बिठाकर बदन पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यासे पिता के हृदय की व्याकुलता प्रकट कर सकते थे, पर नव कुमार ने वह भी नहीं किया। वह कैसे तो डर से गए और उसी डर की ताड़ना से सदा की जैसी आदत है दीदी को बुलाने दौड़े। सौदामिनी नव कुमार की अवश्य अपनी दीदी नहीं फुफेरी, परंतु पति के होते हुए भी विधवा बनी दिनों तक मामा के यहाँ थी, इसलिए नव कुमार का दीदी के बिना नहीं चलता। नव कुमार की उम्र जब कम थी और उन्हें भी प्रायः जमाई की नाई की स्त्री के लिए समस्या का अंत नहीं था, बल बुद्धि और भरोसे से इसी दीदी ने ही उन्हें बचाया, लेकिन अंत तक नहीं बचा सकी सौदामनी। स्वर्ण के ब्याह के सिलसिले में एक असीम धिक्कार से सत्यवती ने जब घर छोड़ दिया, उस समय अंत तक सौदामनी ही तो साथ थी, पर उसे वापस नहीं लौटा सकी। लेकिन लौटाने की कोशिश ही क्या की थी उन्होंने? हाहाकार करके नवकुमार ने दीदी से यह पूछा था। नहीं ला सकी? तुम नहीं ला सकी? तुम्हारी चेष्टा भी विफल हुई? शुद्ध हंसी हंसकर सौदामिनी ने कहा था, वह कहूँ तो झूठ बोलना होगा नोबू, सच कहूँ तो कहना होगा कि चेष्टा मैंने नहीं की। चेष्टा की ही नहीं ना। उसके चेहरे से ही समझ गई थी, कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। विश्वासघातक पति की गृहस्थी वह नहीं करेगी। कहने से तुझे दुख होगा, तू कभी उसके योग्य था ही नहीं। फिर भी पति के नाते प्यार करती थी, श्रद्धा भक्ति करती थी, तूने वह गंवा दिया। वह तुझे निकम्मा अमानुष जो भी सोचती रही, पर यह कभी नहीं सोचा कि तू उसे ठगेगा। तूने वही किया।
फिर किस मुंह से उससे कहती? सौदामिनी ने यह कहा था। इसके बावजूद नव कुमार ने दीदी की शरण नहीं छोड़ी। सौदा दी के सहारे ही पतवार टूटी नाव को ठेलते हुए किनारे ले आए थे। अब सौदामिनी को भाई की गृहस्थी नहीं देखनी पड़ती, बेटी की बहू देखती है। पर किसी का जरा सिर दुखा कि दौड़कर आना पड़ता है। इसके सिवा लक्ष्मी षष्ठी, मनसा महाकाल, इतु, मंगल चंडी इत्यादि घर पर जो भी नियम लक्षण तीज त्योहार है उसका भार सौदामनी ही ढोती है। सच पूछिए तो इस घर की अभिभाविका का पोस्ट सौदामनी का ही है। अतएव कन्या के इस आकस्मिक आविर्भाव से भीत त्रस्त आतंकित नवकुमार सौदा दी को ही बुलाने के लिए दौड़े। बेटी को ठीक से बैठने के लिए भी नहीं कहा, स्वर्ण को बैठने के लिए कहा। साधन की स्त्री सुधीर बाला ने, वह उसके पास गई, हाथ पकड़कर कहा, ननद जी आओ, हाथ मुंह धो लो। बहू अप्रतिभ है आपे में, वह ससुर की तरह डरी नहीं। समझा कुछ झगड़ा झंझट हुआ होगा। अपनी शादी के बाद उसने ननद को आंखों से नहीं देखा, किंतु उसके बारे में सुना तो है, और काफ़ी कुछ सुना है। ननद के भाइयों से, फूफी सास से, कभी कभी ससुर से ज़्यादातर अपनी बेटी अन्नो की तुलना करते हुए। नवकुमार उठते बैठते अन्नो का दोष देखते हैं और कहते हैं, तेरी फूफी तो ऐसी नहीं थी रे। पोता नवकुमार की आंखों का तारा है, पर पोती नहीं। पोती में शायद वह बहुत दिनों पहले की एक लड़की को खोज निकालना चाहते हैं, जो कभी इस घर में तमाम जोत के कण की तरह बिखरी हुई थी। गोलमाल गालसी, नाटी नाटी सांवला रंग, अन्नों में उसकी झलक कहाँ है, इसलिए खोजते हैं। नवकुमार पहले इस घर में किराएदार थे, आगे चलकर मकान मालिक से इसे खरीद लिया। क्यों? क्या पता इसका क्या रहस्य है। साधन के जरा ख्वाहिश नहीं थी कि पैसे खर्च कर इस सड़े करले मकान को खरीदा जाए। मकान की भी कमी है, भात छीटो तो कौवे की कमी। बाप से बाताबाती हो रही थी, सौदामनी ने ही रोका। उसे बुलाकर ओट में कहा, समझते नहीं हो बेटे, इसी घर में तेरी माँ रही है ना, घर गृहस्थी की है। सच पूछो तो इसमें तमाम तुम्हारी माँ विद्यमान है। इस घर को छोड़ देने के बाद उसकी याद ही पूछ जाएगी। नोबो शायद इसलिए जी जान से साधन सदा का शांत गंभीर है। उसने गंभीर होकर ही कहा, माँ के प्रति खास कुछ तो वो दिखता नहीं। माँ की चर्चा आते ही तो कुछ जलबुन उठते हैं और रात दिन गालियाँ देते रहते हैं। सौदामनी इस पर हंसी थी, बोली, तू लड़का है, तुझे क्या समझाऊं, लेकिन शादी हो गई है ना, अब आप ही समझेगा। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, मेरा ही जीवन देखना। सौदामनी का जीवन वास्तव में देखने योग्य तो है। एक युग तक पति परित्यक्ता होकर मामा मामी की गृहस्थी में उसकी हड्डियों में दुबे उगी। पति दूसरी पत्नी के साथ आनंद घर करते रहे। हठात एक दिन चक्का घूम गया। बीमार सौत की गृहस्थी संभालने में सौदामनी पति के संसार में फिर से प्रतिष्ठित हुई उनके बच्चों की भीड़ का बोझा संभालने के लिए। उसके बाद तो पति बड़ी पत्नी से ही हिल गए, बड़ी के लिए व्याकुल भी रहने लगे और कहा, अरे पहला प्रेम चीज ही है, कुछ ऐसी बड़की। यह सब तो साधन की आंखों के सामने ही हुआ। इसलिए सौदामनी अपने जीवन का दृष्टांत देती है, कहती है, तेरे बाप के मन को मैं समझती हूँ। यह नवकुमार भी जानते हैं, इसलिए मन की बात का भार लिए दीदी के यहाँ दौड़ते हैं और आज भी दौड़े हैं। इसलिए सुधीर बाला ने स्वर्ण का हाथ पकड़ा। स्वर्ण ने लेकिन उस हाथ पर हाथ नहीं रखा। वह यूं ही झाड़ झुड़कर उठी, बोली, तुम ही बहू हो क्यों? सुधीर बाला ने अपनी गर्दन एक और झुका ली। स्वर्ण अपने बचपन की इस लीला भूमि को ताक ताक कर देख रही थी। हाथ बदल जाने से चीज अस्त व्यस्त हो गई है, जगह बदल गई है, परंतु ईंट काट तो ज्यों के त्यों ही है। उस झरोके के नीचे बैठकर स्वर्ण की माँ किताब पढ़ा करती थी। यहाँ इस कोने में बैठकर तरकारी काटती थी। और दुतल्ले का वह छोटा सा कमरा, जहाँ इसलिए तख्त डाली गई थी कि स्वर्ण और उसकी माँ सोएंगी। साधन का ब्याह हो जाने पर वह अच्छे कमरे में सोएगा। बगल के छोटे से कमरे में स्वर्ण को लेकर सत्यवती और इसलिए अभागा नवकुमार छोटे लड़कों के साथ नीचे। इस बंदोबस्त के होते होते अचानक आंधी आई, सब तहस नहस हो गया। बेटे की बहू के साथ सत्यवती का घर करना नहीं हो सका। इस आंधी के बाद के घर को देखा ही नहीं स्वर्ण ने, इसलिए वह आंखें फैलाकर उन खोए दिनों को खोज रही थी। वह रही वह ताक जिस पर स्वर्ण की स्लेट किताब रहती थी, अभी भी वही है। धक से हो उठा कलेजा, लेकिन समझा अब वह नए अधिकारी की है। स्वर्ण क्या अपनी किताब वहीं रखने के लिए फिर से इस घर में कोई ताक खोज लेगी? कहेगी, मेरी माँ, तुमने जो चाहा था तुम्हारी स्वर्ण वही हुई, किंतु उसकी ज़िंदगी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। फ़र्क इतना ही है कि तुमने संसार को छोड़ दिया और स्वर्ण ने संसार को छोड़ दिया। लम्हे की नज़र में स्वर्ण इतना सोच गई। केवल जब चंपा और भानु कानू से आ टकराई तो सुधीर बाला ने कहा, चलो ननद जी। स्वर्ण उठ पड़ी, बोली, तुम ही बहू हो क्यों? फिर पूछा,
बाबूजी हठात कहाँ चले गए? सुधीर बाला को समझना बाकी नहीं था कि वह कहाँ गए। फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं जानती। स्वर्ण अवाक होकर सोचा, बेटी आई है इसलिए बाबूजी लपक कर मिठाई लाने तो नहीं चले गए? अजीब है, ठीक से देखा भी तो नहीं बेटी को। अब इस पराई बेटी से बोलना होगा। उसके मन की अवस्था अनुकूल नहीं। इन दो अनपहचानी आंखों के सामने अपना दैन्य लिए बहू ने फिर आग्रह किया, मुंह हाथ धो लो ननद जी। स्वर्ण ने उस पर कान नहीं दिया। भैया कहाँ हैं? वह मुस्कुराई, बोली, और कहाँ कचहरी? भैया वकील हो गया? हाँ। और छोटे भैया? देवर जी, बहू हंसते हुए रुककर बोली, वो तो साहब है, रेल के दफ्तर में मजले साहब। बंगला नाम से काम नहीं चलता इसलिए नाम रखा है SK बनर्जी। स्वर्ण का कलेजा सहसा हाहाकार कर उठा। पता नहीं क्यों, क्या वह इस घर के उस लड़के से ईर्ष्या करती है, या कि उससे अपने व्यवधान के दुरत्व का ख्याल हो जाने से हृदय खांका कर उठा। थोड़ा रुककर बोली, तो साहब लौटते कब हैं? हाय राम, वह कहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं? वह तो मुगल सराय में हैं। पहले अक्सर अंतिम शब्द पर स्वर्ण ने ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग पर मुगल सराय धक्का देता रहा। मुगल सराय, वह काशी के बहुत निकट है, यानी छोटे भैया को इस समय माँ के अत्यंत निकट है। निश्चय माँ छोटे भैया को छोड़ नहीं सकती। इस लड़की से और बात करने को जी नहीं चाहा। बोली, मैं छत पर जा रही हूँ। छत पर? बहू अवश्य अवाक हुई। पूछा, छत पर किस लिए? यूं ही। तो चलो, यह रही सीढ़ी, इधर है। मालूम है? स्वर्ण तीखे स्वर में बोल उठी। मालूम है। वह सीढ़ी से ऊपर चली गई। सुधीर बाला अप्रतिभ सी खड़ी रह गई, साथ नहीं गई। गुस्सा भी आया। मजे में सब चल रहा था, अचानक यह विपदा आ गई। यह विपदा ठीक सामयिक सी नहीं लगती। क्या पता कंधे पर क्या लदने वाला है। वह मुंह बनाए पति के इंतजार में खड़ी रही। समय है ओहो आया। पहनावे में लंबा काला चपकन, गले में मुड़ी चादर, धोती, पैरों में जूता मोजा। वकील बाबू के बाने में साधन साझेदारी की किराए की बग्गी से घर लौटा। मोड़ पर उतरा, गाड़ी दूसरी ओर मुड़ गई। रोज की आदत के मुताबिक उतरते ही एक बार घर की ओर ताक लिया और ताकते ही उसकी भौंस सिकुड़ाई। कौन खड़ा है यह छत पर? किनारे के घेरे से काफी ऊंचाई पर मुंह, सिर खुला हुआ, बाल बिखरे। सुधीर बाला? सुधीर बाला क्या उतनी लंबी है, उतनी गोरी है? और फिर सुधीर बाला इस समय छत पर हवा खाने जाएगी? लगता है कोई घूमने आई है, लेकिन कौन? खैर, हाथ में पत्रा, फिर मंगलवार से क्या मतलब? वह तेजी से घर आया, देखा स्त्री सामने ही मुंह बनाए बैठी है। स्वर्ण का बड़ा भाई साधन अवाक हो गया। कोई घूमने आई है तो सुधीर बाला मुंह बनाए क्यों बैठी रहेगी? बोला, छत पर कौन है? किनारे खड़ी है, घूंघट उगड़ा, बाल खुले। घूंघट उगड़ा, बाल खुले। सुधीर बाला का कलेजा कांप उठा। यह क्या? पागल तो नहीं है, या कि हठात पागल हो गई है? वही हो शायद इसलिए ससुराल के लोग यहाँ उतार कर चल दिए। अब साधन ने फिर एक बार पूछा, बोलो तो कौन आई है? सुधीर बाला ने निश्वास छोड़कर कहा, कौन आई है? या फिर सुनना? फिर सुनूंगा मतलब? फिर सुनना या तो छल था। पति को सुनाने के लिए तड़प तो रही थी, लेकिन शर्म, इसलिए मानो कहे बिना नहीं चलने का। सुधीर बाला ने इस ढंग से कहा, आई है तुम्हारी बहन। बहन माने? कौन बहन? गले से उतारकर चादर को अलगनी पर रखना भूलकर साधन ने उसे हाथ में लिए लिए ही कहा, कौन बहन? उसके गले से अचरज मानो टपक टपक कर पड़ने लगा। सुधीर बाला भी चालाक लड़की, वह रुक रुक कर परोसने लगी। बोली, बहन तुम्हें ही है, कितनी? एक ही तो है। वही बहन यानी स्वर्ण? बहुत दिनों से अदेखी बहन के आगमन की सुनकर साधन भी खुश की बजाय भीत ही हुआ। शंकित होकर बोला, एकाएक ऐसे क्यों आई? क्यों? सुधीर बाला ने गले को धीमा करके कहा, क्यों? यह कैसे बताऊं? आते ही तो धड़धड़ाकर छत पर चली गई। बाबूजी नहीं है? अर्थात बेटी को देखकर गए हैं? देखकर गए हैं कहाँ? नहीं जानती, हो सकता है फूफी के यहाँ, देखते ही तो चल दिए। साधन खींचा, बोला, बाबूजी के तो बस वही है। वह चिंतित हुआ, बोला, आई किसके साथ? नहीं जानती, देखा नहीं, दरवाजे पर ही छोड़कर चला गया हूँ। लगता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन आते ही छत पर, ईश्वर जाने, 7 बार तो कहा हाथ मुँह धो लो, नहीं छत पर जाऊंगी। अन्नो कहाँ है? कहो उसे बुला लाए। अन्नो भी तो उसके पीछे पीछे छत पर ही गई है। मैंने बताया ना, फुआ है। बुलाओ तो। दिमाग तो खराब नहीं हुआ है उसका? कौन बुलाया? अच्छा, अन्नो को ही बुलाओ, तुम ही पुकारो, मैं तो अब सीढ़ी नहीं चढ़ सकूंगी। फुआ से इतनी क्या बात हो रही है? साधन ने उप जाहिर की। किंतु साधन की बेटी ने एकाएक फुआ को बड़ा पसंद कर लिया। धीरे से उसका बदन छूकर बोली, तुम फुआ हो? फिर क्या जाने कैसे मेल हो गया। यह सुवर्ण से एक के बाद दूसरा प्रश्न करती जा रही थी। स्वर्ण जवाब देती जा रही थी। स्वर्ण संभवतः ऐसा ही चाह रही थी, कहना चाह रही थी कि अपनी बात इस शिशु मन के सामने कहना कितना सहज हो गया। अन्नू ने कहा, इसी घर में पैदा हुई तो यहाँ रहती क्यों नहीं हो? इन लोगों ने मुझे दुख दिया, ससुराल भेज दिया। बेटा तो फिर यहाँ क्यों आई? फिर ससुराल वालों ने भी भगा दिया।
तुम्हें सब लोग भगा ही देते हैं। हाँ वही तो कर रहे हैं बेटा। क्यों, तुम तो बहुत सुंदर हो। उससे क्या, सुंदर पर ही तो दुनिया को गुस्सा है। धत, बड़ी हो जाने पर देख लेना। फूआ के हाथ पर अपना हाथ रखकर अनु ने कहा, नहीं मैं तो काली हूँ। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। दादाजी कहते हैं तू भद्दी है, भोंदू है, तेरी फूआ अकल की रानी थी। कौन कहता है? यह कौन कहता है? फूआ की अचानक इस उत्तेजना से अनु थमथमा गई। बोली, दादाजी तुम्हारे बाप। तेरे दादाजी मेरे बाप होते हैं, तू ये जानती है? हाय राम। अनु पुरखिन सी बोली, नहीं जानूंगी भला, उस घर की दादी जी ने बताया नहीं। अच्छा तुम्हें दुल्हा नहीं है? दुल्हा है तो। नीचे उस समय बाप बेटे में चुपचाप राय मशवरा हो रहा था। नहीं, सौदामणि उसी क्षण नहीं आ सकी। बात का दर्द बढ़ गया है, कमर के दर्द से उठ नहीं सकी। कहा, तू चल मैं आती हूँ। साधन अवश्य फूफी का नहीं, बाप का इंतजार कर रहा था। बोला, आप बिना कुछ पूछे पाछे वहां चले गए? नव कुमार ने स्वयं का समर्थन किया। कहा, पूछना क्या था, समझ ही तो गया कि कुछ कर करा के आई है। झाड़ बास का गुण जाने को है। खूब समझ रहा हूँ, कुछ हो उठा है। स्वर्ण के इस घर में दुर्लभ थी। वह मानो कुछ विषमता के आधार में एक अंश परम मूल्यवान रत्न थी, किंतु सहसा उसका दाम घट गया। विताड़ित होकर पनाह जो लेने आई, अपना सब मूल्य खो बैठी। विपदा की मूर्ति बन गई वह। छत से स्वर्ण को बुलवाकर नव कुमार ने पूछा, एकाएक क्यों चली आई? नजर उठाकर एक बार बाप की ओर ताककर स्वर्ण शांत स्वर में बोली, चली तो नहीं आई, उन लोगों ने निकाल दिया। साधन ने खींच कर कहा, निकाल दिया? बड़ा हो गया? स्वर्णलता ने कहा, हो ही तो गया, देखा आसानी से ही हो गया। बोले, बच्चे हमारे वंशधर है, ये हमारे पास रहे, तुम अपनी बेटी के साथ जाकर नेहर में रहो। मैंने कहा, सभी यहीं रहे, बेटी भी तुम्ही लोगों की है। फिर क्या, गाड़ी बुलवाई, बक्से को ऊपर रखवाया, आप खुद भी गाड़ी पर चढ़ा और मुझे यहाँ उतार कर चला गया। नव कुमार ने धीरज से सब सुना। अंत में क्षोभ और क्रोध के मिश्रण से बना एक प्रश्न किया, और तू झट अंदर आ गई? समझ नहीं सकी कि यह त्याग करना है? समझ क्यों नहीं सकी? उन लोगों ने तो कह सुनकर ही तो रोध होकर कह नहीं सकी कि बच्चों को छोड़कर मैं रहूंगी कैसे? स्वर्ण ने व्यंग और शोभ मिला एक प्रश्न किया। छोड़कर नहीं रह सकूंगी, इस बात का तो कोई अर्थ होता है? वह तो हंसी की बात है। नव कुमार ने क्षण भर के लिए सर झुका लिया। उसके बाद बोले, पर भविष्य की बात तो सोचती। सोच कर सचमुच ही क्या कोई कुछ कर सकता है? बाबूजी शब्द उसके मुंह में आते आते ही नहीं आ सका। अनभ्यास से मुंह में ही मानो अटक गया। कितनी ही लड़कियां अचानक विधवा भी तो हो जाती हैं। राम 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 राम, नव कुमार ने क्रुद्ध गले से कहा। जो मुंह में आया वही कह बेटी। आश्चर्य है, कहाँ पड़ी है माँ और कहाँ रही बेटी? स्वभाव देख रहा हूँ एक ही सांचे में डला है। यह बात तूने जबान से निकाली कैसे? सच कहने में झिझक क्यों होने लगी बाबूजी? अब की संभवतः जबरन ही बाबूजी शब्द का उच्चारण किया। स्वर्ण ने कहा, मुझे यहाँ रहने देने होगा, यह सोचकर आप डर रहे हैं ना बाबूजी? नव कुमार हठात विचलित हो उठे। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उसी मौके पर साधन बोल उठा, डरने की बात नहीं, लेकिन अचरज तो हो रहा है। जिन लोगों ने इतने वर्षों में कभी नहीं भेजा और आज अचानक। तब तक बाप के घुटने के नीचे से न बोल उठी, फुआ की सास को पैसों की कमी हो गई है, इसलिए बोली बहुए कुछ दिनों अपने अपने नैहर में रहें, मेरा खर्चा कम होगा। इस पर फुआ ने कहा, नहीं नहीं जाऊंगी मैं। इसी पर लोग बिगड़ उठे, बोले तो चली जाओ, हमारे यहाँ नहीं रहना होगा। लेकिन इस प्रस्ताव पर राजी होने में नुकसान क्या था? साधन ने कहा, कोई बुरी बात तो नहीं, कुछ दिन घूम घाम जाती। नव कुमार बोले, हाँ अच्छा ही तो होता, खुशी खुशी चली आती, इसी बहाने कुछ दिन रहना हो जाता। किसी बहाने कुछ पा लेने का लोभ तो मुझे नहीं है बाबूजी। नव कुमार चौंक उठे। उन्हें बात कैसी नई सी तो नहीं लगी, या नई थी भी नहीं, सिर्फ भूले हुए एक सुर जैसा। स्वर्ण की माँ सत्यवती भी ऐसे ही सुर में बोला करती थी। किंतु समय संगीन है, खोए हुए सुर के लिए सर खपाने का समय नहीं। जो लड़की उनके लिए प्राय मर ही गई है या बिल्कुल अपरिचित है, उस लड़की को एकाएक यह कहना सख्त ही तो है, ठीक है तू सदा मेरे यहाँ कलेजा जुड़ाए रहे। क्या जाने इसकी रीति प्रकृति क्या है, उन लोगों ने क्यों इस प्रकार से निकाल दिया, कुछ भी तो मालूम नहीं। और फिर बाप ठहरे, बेटी का हिताहित भी तो देखना है। बेटी अगर बिगड़कर पति का घर छोड़ आई हो। नव कुमार ने विचलित स्वर में कहा, दूसरी बहुओं ने क्या कहा था? दूसरी बहुओं ने? और बहुएं तो मैके जा पाए तो मान मर्यादा का ख्याल हो। जब तो हूँ, जितनी मान मर्यादा है सब तुम्हें क्यों होगी ही, मानो माँ की मानो बेटी। माँ एक घर की चौपट की बेटी या बेटी भी? नव कुमार हठात चुप हो गए।
हठात पीछे मुंह फेर लिया, शायद आंखें छिपाने के लिए। साधन की को ऐसी भाव प्रवणता पसंद नहीं। वह बोल उठा, वह सब छोड़िए बाबूजी, बात यह है कि इसका कोई किनारा करना है या नहीं। है या नहीं माने? नव कुमार ने उद्दीप्त गले से कहा, करना ही पड़ेगा। उन लोगों ने कहा तो छोड़ दिया और छोड़ गए, यह भी कोई बात हुई? उनके यहाँ जाकर नाक कान मलकर माफ़ी मांगनी होगी, नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी होगी। धातु का कोई पात्र मानो बोल उठा, यह कैसे गला, कितना भयानक। यह स्वर तो नव कुमार का बहुत ही परिचित है। गजब, यह लड़की माँ जैसी ही बनी बैठी है। क्यों अपने भाइयों जैसी नहीं हो सकती थी? किंतु इसका बोझा ढोने की शक्ति नव कुमार को नहीं है, इसलिए वह तरल होने की चेष्टा करके बोले, सो तो करना ही होगा, आखिर ससुराल है। माँ जैसा नाटक नावल पढ़ने का खूब अभ्यास हुआ है शायद, इसलिए मान मर्यादा का इतना ज्ञान है। ऐसी बुद्धि को प्रेशर नहीं देना चाहिए। 2-4 दिन रह जा, मैं खुद जाकर तेरी सास को समझा बुझा कर तुझे वहाँ रखाऊंगा। मैं तो अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी बाबूजी, स्वर्ण ने शांत स्वर में कहा। नव कुमार ने बेटी के गले में उद्वेग का अनुभव किया। लगता नहीं है कि किसी प्रकार से इसे राजी किया जा सकेगा। खैर देखा जाए, भुला फुसलाकर तैयार किया जा सकता है या नहीं। बोले, जरा पगली लड़की की बात तो सुनो, बिल्कुल नाता तोड़ लेने से भी चलता है कहीं। मैं जाऊंगा, बल्कि समझा बुझाकर दिन तिथि देखकर 2 महीने के लिए लिवा लाऊंगा एक बार। यह अच्छा ही हुआ, शाप में वरदान। आना जाना था नहीं, अब रास्ता खुल जाएगा। छत से उतरकर स्वर्ण सीढ़ी की धाप पर बैठी थी। वह अचानक उठ खड़ी हुई, बोली, यानी आप भी मुझे भगा ही दे रहे हैं बाबूजी? भगा दे रहा हूँ? छी, ये कैसी बात? नव कुमार बोले। साधन सुन रहा है अपनी बहन की बात? क्यों नहीं, साधन ने कहा, लेकिन लगता है इस समय माया ममता का प्रश्न ही नहीं है। लड़कियों का जो असली आश्रय है। असली आश्रय? स्वर्ण हंस उठी, बोली, असली आश्रय का मूल्य तो खुल गया भैया। बस लम्हे का इधर उधर साफ कह दिया निकल जाओ, तो क्या सिर्फ उसी आश्रय को पकड़े रहना होगा? साधन की स्त्री सुधीर बाला ने इन बातों के बीच ही झटपट जलपान का इंतजाम कर लिया था। कचहरी से लौटे पति के लिए भी और आगंतुक ननद के लिए भी झकमक करती 2 रकाबियां लाकर उसने उन दोनों के सामने रख दी। पहले आसन लगाया, फिर ले आई पानी के गिलास। ससुर इस समय खाते नहीं है, उनके लिए जरूरत भी नहीं है। स्वर्ण ने रिकाबी की ओर ताका। बड़े बड़े 2 रसगुल्ले, 2 इमरती और 2 नमकीन। सहसा हंस उठी, जोर जोर से हंसकर बोली, क्यों बहू, विदाई का संकेत? वाह, तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो। नव कुमार ने बहू की ओर निहारा। गृहिणी के घर की गृहिणी, डरना ही पड़ता है कुछ, इसलिए झट बोल उठे, यह कैसी बात है स्वर्ण? कितने दिनों के बाद आई हो, मुंह मीठा नहीं करोगी? कड़वी हंसी हंसकर स्वर्ण बोली, बहुत तो किया बाबूजी ने, यह रसगुल्ला तो गले में धंसेगा नहीं, आप बल्कि बग्गी बुला दीजिए। बग्गी? नव कुमार ने हड़बड़ाकर कहा, गाड़ी बुला दूं? माने मैं तुम्हें क्या आज ही छोड़ दूंगा? अभी अभी सौदा दी आएंगी। वह तेरी फुआ है, याद है ना, या भूल गई? बात तो हो गया है। मालिश करा रही थी, बोली तुरंत आ रही हूँ, आज नहीं। कहा तो 2 दिन रह जा, इसके बाद तुझे साथ लिवा जाऊंगा और नाक रगड़कर तुझे 2 महीने के लिए लाने की अनुमति लूंगा। किंतु स्वर्ण क्या अचानक बहरी हो गई? वह सब सुन नहीं सकी, इसलिए वह कातर कंठ से बोल उठी, भैया एक गाड़ी बुला दो। अब शायद साधन संकुचित हुआ, बोला, आज 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 इसी वक्त जाने की क्या पड़ी है? बल्कि आज मैं एक बार उनके यहाँ जाकर। साधन की बात पूरी नहीं हुई। अन्नो एक और खड़ी होकर बोली, नाहक ही क्यों कहते बाबूजी? फुआ मर भी जाए तो ससुराल नहीं जाएगी। ऐं? गुस्से के मारे साधन ने चटाक से बेटी के गाल पर एक चांटा जमा दिया। कहा, नहीं जाएगी? तुम्हारे कानों में कहा है पाजी? लड़की एक चीज तैयार हो रही है। आहा, उस दूध मोही बच्ची को खामखा। नव कुमार बोल उठे, ये कूट चाल की बातें छोड़, भैया के साथ बैठकर खा ले। तेरी उसी नोनी की दुकान के रसगुल्ले हैं, बचपन में जिसके लिए तेरी लार टपकती थी। नोनी बुढ़ा है अभी। नोनी के नाम से स्वर्ण नरम पड़ गई। बचपन के उल्लेख से कोमल हो सकती थी, मगर किस बात से क्या जो होता है, हठात स्वर्णलता एक कांड कर बैठी। वह झट बैठ गई और औचक की दीवार से अपने कौपाल को ठोकते हुए बोली, तुम सब लोग मेरा अपमान क्यों करेंगे? क्यों क्यों क्यों? भीतर की अव्यक्त यंत्रणा की को प्रकट करने का और कोई भाषा ढूंढे न पाकर स्वर्णलता अपने इतने दिनों के विवाहित जीवन के सारे पूंजीभूत प्रश्नों को इस एक शब्द से व्यक्त करना चाहने लगी। शायद सिर्फ वही नहीं, सारे अवरुद्ध नारी समाज के विरुद्ध प्रश्न की मुक्ति देने की वासना ही यह थी, जहाँ हर कोई सही रास्ता नहीं पाकर ऐसी उन्मत्त चेष्टा से सिर पीटकर मरता है। शायद 20वीं सदी के शेषार्ध में भी सभ्यता और प्रगति की आंखें चौंधियाने वाली रोशनी के सामने सजाकर रखी रंग बिरंगी खिलौना औरतों के पीछे के अंधेर में आज भी करोड़ों करोड़ स्त्रियां ऐसे ही सिर पीट कर पीछ रही हैं। क्यों क्यों?
स्वर्णलता का युग क्या समाप्त हो गया? कोई भी युग क्या निश्चय होकर समाप्त हो जाता है? शायद नहीं। शायद बूढ़ी धरती के शीर्ष पर्चे की परत परत में कहीं किसी जगह खत्म हुए युग का अवशिष्ट अंश अटका रह जाता है। इधर उधर झांकने से उसका पता चलता है, जहाँ सिर ठोकने का प्रतिकार नहीं, जहाँ लाज नहीं, क्यों दौड़ दौड़ कर दम तोड़ रहे हैं। लेकिन दृश्यमान सिर कूटने का प्रतिकार हुआ। अरे कहकर नवकुमार ने उसे पकड़ लिया। साधन ने पानी लाकर कपाल पर छींटा मारा। घूंघट काट कर सुधीर वाला पंखा झलने लगे और झुकी कमर लिए एन इसी वक्त आकर खड़ी हुई सौदामनी।